नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच पर। मैं पंकज तिवारी एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कक्षा 12वीं की भास्वती को लेकर के। जो हमारा पाठ चल रहा था द्वारिकस्य निष्ठा, उसी का अगला भाग लेकर के आपके समक्ष आया हूं। तो आप लोग बहुत अच्छे से सजग होकर के, तैयार होकर के अपनी पुस्तक को अपने सामने रख करके तैयार हो जाएं। देखिएगा, आज हम भाग करने वाले हैं अनुवाद भाग 5। ठीक है ना। 4 भाग तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रित भास्वती द्वितीय भाग द्वारिकस्य निष्ठा अनुवाद भाग 5। अनुवाद भाग 5 अर्थात चौथे भाग तक की कहानी हमारी क्या हो चुकी थी वो भी हमें जान लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले देखेंगे, ये लिखा हुआ है हमारा 5वें नंबर का पैराग्राफ। अर्थात अब जो 5वें नंबर का पैराग्राफ है, यहां से कहां तक कैसी कथा चल रहा है, पूर्वत में चलना पड़ेगा। देखिए, जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, पिछले कक्षा मतलब जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें जो हमने पढ़ा है, उसमें यह हमारा जो पार्ट लिया गया है द्वारिकस्य निष्ठा, ये शिवराज विजयम से लिया गया है। किससे लिया गया? शिवराज विजयम। और शिवराज विजयम हमारी संस्कृत जगत का प्रथम ऐतिहासिक ऐसा ग्रंथ है जो अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा रचित है। अंबिका दत्त व्यास जी ने शिवराज विजयम को 3 ग्रामों में और 12 निहितांशों में केंद्रित किया है। इसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से महाराज वीर शिवाजी के चरित्र चित्रण के बारे में बतलाया है। कैसे जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय हमारे देश के महाराष्ट्र केसरी वीर शिवाजी उभर करके सामने आ रहे थे। ऐसे किसी भी मुगल साम्राज्य में, यवन शासकों में ताकत नहीं थी कि वह महाराष्ट्र पे जाकर के कब्जा कर ले। ऐसी बहुत सारी आपको वीर रस से भरी कविताएं हमारे संस्कृत जगत के महान विद्वानों के द्वारा लिखी मिलेगी। लेकिन अंबिका दत्त व्यास जी ने इस पर बहुत सुंदर ढंग से वीर रस में यहां चर्चा की हुई है। उन्होंने यह बतलाया है कि जब औरंगजेब के द्वारा अफजल खान को भेजा गया, कहां पर? महाराष्ट्र पर अधिकार करने के लिए, और उससे यह कार्यभार दिया गया है कि अगर तुम महाराष्ट्र को जीत लेते हो तो अफजल खान, मैं तुम्हें वहां का शासक बना दूंगा। ऐसा औरंगजेब अफजल खान से कहा। लेकिन बहुत परिस्थितियों के बाद अफजल खान भी कमजोर नहीं था। उसने भी क्या क्या किया कि महाराज शिवाजी को बहुत यातनाएं दी, बहुत सारी परेशानियां दी, और कहीं कहीं जाकर के कई दुर्ग किलों को जीत लिया, अपना अधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन वीर शिवाजी तो वीर शिवाजी हैं, और उन्होंने भी अपनी चापलूसी और अपनी रणनीति के तहत उन्होंने प्रताप दुर्ग की तलहटी में अफजल खां को बुलाया और बाघ नखों के द्वारा उसको क्या कर दिया? खात्मा कर दिया, और अंतोगत्वा अफजल खान को मार दिया गया। प्रताप दुर्ग की तलघटी में ही निवास कर रहे हमारे वीर शिवाजी के एक द्वारपाल था जो दरवाजे पर द्वार की रक्षा कर रहा था। उसी द्वारपाल की यह कहानी आज हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है, और पाठ्यक्रम के द्वारा यह निश्चित किया जा रहा है, यह संकेत किया जा रहा है, यह संकेत हमें दिया जा रहा है कि जीवन में हमेशा निष्ठा पूर्ण कार्य करना चाहिए। अगर हम कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण ईमानदारी के साथ हमें करना चाहिए। ये सारी चीजें इस पर चर्चित की गई हैं। तो मैं बतला रहा था कि द्वारपाल के जैसे ही द्वारपाल दुर्ग के पास खड़ा हुआ है और एक सन्यासी का वेश धारण किए हुए कोई व्यक्ति आता है और वहां पर चर्चा होती है। रात्रि में परिचय जब वह आता है सन्यासी, तो द्वारपाल के और उस सन्यासी के बीच में कई वार्तालाप होते हैं। कैसे आए, क्यों आए, कहां से आए, प्रवेश दे दो बिना पूछे, सन्यासियों को नहीं रोकना चाहिए, स्त्रियों को नहीं रोकना चाहिए, ब्रह्मचारियों को बिना पूछे प्रवेश दे देना चाहिए, बाल बच्चों को, स्त्रियों को बिना किसी पूछताछ के अंदर जाना चाहिए, ऐसा सन्यासी का मत था। लेकिन द्वारपाल कहता है कि मैं केवल और केवल ब्रह्मा की भी आज्ञा नहीं मानता हूं अपने शिवाजी के अलावा। मैं अपने महाराज शिवाजी की आज्ञा को परम धारण करके सिर पर धारण करता हूं, इसके अलावा मैं किसी की भी आज्ञा को धारण नहीं करता हूं। इस प्रकार से द्वारपाल की निष्ठा आगे बढ़ती गई और क्रोधित भी होते हैं बीच में द्वारपाल। क्रोधित होकर के जब अंतोगत्वा हमारा चौथा भाग आता है, चौथे भाग में पकड़ करके सन्यासी को पकड़ करके दुर्गा अध्यक्ष के पास ले जाते हैं, और किसी कारण बस वह उनसे क्या है नहीं मानते हैं। वो कहते हैं अब जो कुछ होगा दुर्ग के अध्यक्ष ही आपको यथोचित दंड देंगे, वही पहचान करके। क्योंकि द्वारपाल किससे पूछता है? सन्यासी से बार बार पूछता है, कहां से आए हो, कैसे आए हो? किसी देशद्रोही के द्वारा तो तुम नहीं भेजे गए हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई गूढ़ गुप्तचर हो।
ऐसा द्वारपाल कहता है। चलो मैं दुर्ग अध्यक्ष के पास तुम्हें लेकर के चलता हूं। तो यहां तक की कहानी हमारी पूर्ण हो चुकी थी अनुवाद भाग 4 में। अब अनुवाद भाग 5 हमारा क्या कह रहा है वो आपके समक्ष लिखा हुआ है, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं मुझे मालूम है, और आप लोग भी याद रखिएगा कि कहानी पीछे से उठा करके आगे क्यों जोड़ी जाती है, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि हम कहानी कौन सी पढ़ रहे हैं। तो द्वारिकस्य निष्ठा का ये अगला पार्ट क्या कह रहा है, ततः सन्यासीना। तब सन्यासी क्या कहता है, त्यज, तू त्यज, तुम मुझे छोड़ो। जैसे ही पकड़ लिया हाथ और खींचते हुए द्वारपाल ले जा रहा है सन्यासी को, चल दुर्गा अध्यक्ष के पास चलना पड़ेगा तुझे। इस प्रकार से क्रोधित होकर के, ना तुझे चलना ही पड़ेगा, दुर्गा अध्यक्ष के पास ले चलूंगा मैं तुझे। इस प्रकार की बातचीत हो रही। देखिए ये मैं केवल पढ़ा रहा हूं तो ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं सामने थोड़ी हूं, लेकिन जब वो सामने होगा तो उस क्रोधित अवस्था में होगा और बंदूक उसके भुसुंडी स्कंद धारित, इसके पहले वाले पार्ट में आया है, भुसुंडी माने बंदूक, बंदूक स्कंधे माने कंधे पर धारण किए हुए है। और जब बंदूक हाथ में होती है तो 56 इंच का हो जाता है सीना, होता है कि नहीं? तो वो भी 56 इंच का सीना लेकर के पकड़ गया सन्यासी को, चल दुर्गा अध्यक्ष के पास चलना पड़ेगा तुझे, वही तुम्हें उचित दंड देंगे। इस प्रकार से अब यहां क्या कह रहा है सन्यासी, क्या कह रहा है देखें, ततः सन्यासी तू त्यज, तुम छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो, ना अहम, ना अहम, मैं अब नहीं आयस्यामी, मैं यहां पुनः दोबारा नहीं आऊंगा। आयस्यामी, मैं यहां पुनर्दोबारा नहीं आऊंगी। ना अहम पुनरेव कथिष्यामी, और ना ही मैं तुमसे पुनः दोबारा कुछ कहूंगा। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा यहां नहीं आऊंगा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा। कथिष्यामी, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं चला जाऊंगा। अब कथिष्यामी क्यों कह रहा है? क्योंकि यहां लिट लकार भविष्य काल का, कहूंगा, मैं कभी नहीं आऊंगा। श्यामी, यहां पुनराय आयास्यामी, पुनः आयास्यामी, मैं यहां दोबारा नहीं आऊंगा, लिट लकार। और ना अहम पुनरेव कथिष्यामी, यहां पर भी लिट लकार भविष्यकाल, मैं दोबारा कुछ नहीं कहूंगा, मुझे छोड़ दो। निवेदन कर रहा है सन्यासी, किससे? द्वारपाल से। द्वारपाल से निवेदन कर रहा है, महाशयोसी दयस्व इति बहुधा आकथयत, और वो महाशय बहुत दया कर दीजिए, मुझ पर दया कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। दयस्व इति बहुधा आकथयत, बहुत दयापूर्वक के निवेदन कर करके वो बात कर रहा है। कौन? सन्यासी दयापूर्वक पूछ रहा है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं दोबारा आऊंगा ही नहीं, मैं कहूंगा ही नहीं, कुछ नहीं कहूंगा, मुझे जाने दो। तब कहता है, द्वारिकस्तु तम आकृष्य नयनेव प्रचलिता, प्रचलिता द्वारिका, द्वारिका, द्वारिका मतलब द्वारपाल। द्वारपाल ने कुछ नहीं सुना, कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं, बोले मुझे नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना है। तम आकृष्य, और आकृष्य माने क्रोधित होकर के खींचता हुआ चला जा रहा है। क्या है? नयन नैव प्रचलिता, ले जा रहा है खींचता, चल तुझे तो दुर्गा अध्यक्ष के पास जाना ही होगा, जाना ही होगा। और इस प्रकार से कहता, वो निवेदन कर रहा है सन्यासी, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दीजिए, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। लेकिन नहीं, कोई नहीं, कोई बात ही नहीं सुनने को तैयार है। और द्वारपाल चलता गया, चलता गया। तब क्या? अथ दीपस्य समीपम आगत्य। अब यहां से देखें, जैसे ही दीपस्य माने दीप के, दीपस्य मतलब दीप के षष्ठी विभक्ति लगी है, याद रखिएगा, रामस्य दीपस्य। जब दीप के समीपम, समीपम माने समीप को, समीप में आकर के, आगत्य माने आकर के, ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, आगत्य गम धातु है, आ उपसर्ग लगा हुआ है, और आगत्य माने आकर के। जब दीपक के समीप आकर के, कौन? सन्यासी बोलते हैं, सन्यासिनोक्तम, सन्यासी ने कहा। दीपक के समीप जब आ गया, उजीला सा हो गया, पहले अंधेरा था, खींचता हुआ लेकर के आ रहा है द्वारपाल, आकर के चला आ रहा है, और द्वारपाल आते आते खींचता हुआ लेकर आ रहा है। तब सन्यासी बोलता है दीपक के पास उजीले में आकर के, द्वारिका, द्वारिक, द्वारपाल, द्वारपाल संबोधन कर रहा है, संबोधन लगा हुआ है, देखिए संबोधन लगा हुआ है, संबोधन का एक वचन लगा हुआ है, और कह रहा है द्वारिक, द्वारिक, द्वारपाल, ना माम प्रत्य अभिजानासी, प्रति अभिज्ञानासी, ना माने नहीं, माम माने मुझे, अप्रत्यभिज्ञा जानासी, क्या मुझे नहीं पहचाना?
अब द्वारपाल से अब बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो खींच करके लिए जा रहा है और ले जाएगा अगर खींच करके, तो कैसे काम चलेगा। अब गौर सिंह समझ गया कि ये मानने वाला नहीं है। अब क्या है, उन्हें बोलना पड़ा, द्वारपाल ना माने नहीं, माने मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं पहचाना क्या। ततः पुनः पुनः निपुणम निरीक्षमाणो द्वारिकस्तहम पर्योचिनोता, तब पुनः निपुणम दोबारा से निपुणम निरीक्षमाणम निरीक्षण किया, देखा। द्वारपाल ने पकड़े था ना उजेले में, देखा कैसे देखा होगा, ऐसे ही देखा होगा, ऐसे सिर करके, ऐसे करके, अरे किसी ना किसी प्रकार से तो देखा होगा। मैं केवल आपको बता रहा हूं कि उसने ऐसे ही कुछ ना कुछ तरीके से देखा होगा। द्वारपाल ने देखा, अरे भाई जब उसने सन्यासी ने कहा कि द्वारपाल मुझे नहीं पहचाना, तो उसने अरे दोबारा देखा, पुनर्निपुणम निरीक्षमाणो द्वारिकस्तम पर्यचिनो, तो दोबारा से देखा। अब क्या कह रहा है, विस्मय हो गया, अरे निवेदन करने लगा, कथम श्रीमान गौरसिंह, अरे कैसे, अरे आप श्रीमान गौरसिंह आप। अब उसके हक्के बक्के छूट गए, द्वारपाल के हक्के बक्के छूट गए, क्योंकि गौर सिंह और श्याम सिंह कौन है, गौर बट्टू और श्याम बट्टू शिवराज विजय के, शिवराज में वीर शिवाजी के अनन्य मित्र मान लीजिए, भाई मान लीजिए, बंधु मान लीजिए, सबसे लगाव प्रिय दोनों थे, ठीक है ना। तब वहां कहते अरे कथम, अरे कैसे श्रीमान गौर सिंह, यहां पर श्रीमान कैसे, कौन, गौर सिंह, आर्य क्षम्यताम, अरे महाराज क्षम्यताम, अरे गौर सिंह आर्य क्षम्यताम, क्षमा कीजिएगा, अनुचितम व्यवहारम एतस्य ग्राम्यवकारस्य वराकस्य, ग्राम्यवकारस्य। अब वो कह रहा है क्षम्यताम, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे द्वारा जो अनुचित व्यवहार किया गया है, एतस्य ग्रामीण वराकस्य, मुझ जैसे इस गांव के गमार को, ये लिखा है ना ग्राम्य वराकस्य माने होता है गमार, अर्थात मुझे इस गांव के गमार को के द्वारा जो अनुचित व्यवहार किया गया है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। गांव के गमार के द्वारा जो अनुचित व्यवहार किया गया है मैं क्षमा चाहता हूं। और क्या कहे, तद्वधार्य तस्य पृष्ठे हस्तम विन्यस्यन सन्यासी रूपेण गौरसिंह सम एव उचत, अर्थात तद वदार्यम, तब क्या किया उन्होंने, तस्य माने उसके, पृष्ठे माने पीठ पर, उसकी पीठ में, ये सप्तमी लगी है पृष्ठे में, याद रखिएगा, तो पीठ पर भी हो जाएगा और या पीठ में, तब उसकी पीठ में क्या कर दिया, हस्तम माने हाथ को, उसकी पीठ पर हाथ रखा और विन्यस्यान सन्यास्यरूपेण गौरसिंह समुचत, और उन्होंने विनय पूर्वक क्या किया, सन्यासी रूप में धारण किए हुए गौर सिंह ने समुचत बोलने लगे, उसकी पीठ पर हाथ रखा और विनय पूर्वक उससे बोलने लगे कि द्वारिक अरे द्वारपाल मया दृढ़म परीक्षोसी, मेरे द्वारा, मया तृतीया विभक्ति लगी हुई है, याद रखिएगा, अहम माम मया, युष्मद अस्मद के रूप चल रहे हैं, तो मया होगा अस्मद का, त्वया होगा युष्मद का, तो यहां मया आया है, अस्मद का रूप होगा। वो क्या कह रहा है, मया दृढ़म परीक्षोसी, मेरे द्वारा तुम्हारी बहुत कठोर परीक्षा ली गई है, अरे द्वारपाल मेरे द्वारा तुम्हारी बहुत कठोर परीक्षा ली गई है, यथा योग्य एव पदे नियुक्तोसी, और तुम इस पद के लिए योग्य हो और नियुक्त किए गए हो, तुम इस पद के योग्य ही हो। त्वज्ञा त्वदृशा एव वस्तुतः पुरस्करोति, तुम क्षमा करने योग्य नहीं हो, तुम्हें जरूरत नहीं है, अरे तुम जैसों को लिए तो क्या है, वस्तुतः पुरस्कार, तुम्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए। भाजनानि भजन्ति लोकद्वयम च विजयन्ते, यदि तुम्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए, तुम्हारा तो क्या है, नाम होना चाहिए, और यदि तुम जैसे लोग अगर इस प्रकार से निष्ठा पूर्वक अगर अपने राज्य के प्रति समर्पित हैं, तो लोक का द्वयम च विजयन्ते, निश्चित है कि इस संसार में विजय होगी, अपनी विजय होगी, अगर तुम जैसे व्यक्ति राज्य और राजा के प्रति समर्पित है। देख लिया ना। तो यहां पर
द्वारिका के जो द्वारपाल था, द्वारपाल की दृढ़ निष्ठता के बारे में बतलाया गया है। अब यहां देखें, द्वारिक यहां संबोधन, मया में यहां तृतीय विभक्ति लगी हुई है। परीक्षितोसी, परीक्षितः धन असि, यहां पर हमारी विसर्ग संधि लगी हुई है। यथा योग्य, यहां पर भी याद रखिएगा कि अव्ययी भाव समास लगा हुआ है। पदे माने इस पद पर, और पदे में सप्तमी विभक्ति लगी है। यहां पे नियुक्तोस्मि, नियुक्ता धन असि, नियुक्तोस्मि, यहां भी हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। त्वादृशायो वस्तुता पुरस्कारा भाजनानि, भाजनानि प्रथमा का बहुवचन लगा है। भवंती प्रथमा का बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। लोकद्वयम च विजयन्ति, यहां पर भी जी धातु है, भी उपसर्ग है, जीतने के अर्थ। निश्चित है कि विजय प्राप्त होगी और हम जीतेंगे अगर आप जैसे निष्ठा पूर्वक यहां द्वारपाल रहे तो। चलें आगे, चलिए, ठीक है ना। आगे मजा आ रहा था ना, ईमानदारी से बोलना, मजा आ रहा है ना? मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि वीर रस है, और वीर रस की कविता आप जैसे सुंदरकांड करते हैं ना, सुंदरकांड को पढ़ना कभी, जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा, देखे जहता अगणित जोधा, राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। वीर रस की बात ही अलग है। वीर रस में गायन देखो, महाराणा प्रताप की कितनी वो है। अरे चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, और राणा प्रताप की सर काट काट करके करता था सफल जवानी को। महाराणा प्रताप की वीर रस से भरी हुई है सारी कविता। रण बीच चौकड़ी भर भर करके रण बीच चौकड़ी भर भर करके चेतक बन गया निराला था, और राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। कितनी सुंदर वीर रस की, अगर एक एक दोहे चौपाइयों को पढ़ा जाए तो वीर रस की तो बात ही अलग है। आगे देखें, आगे देखें, उसी क्रम में शब्दार्थ दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? शब्दार्थ दिए हैं। और संस्कृत, संस्कृत देखिए, संस्कृत से हिंदी शब्दार्थ रहेगा, लिखा हुआ है त्यज। त्यज का मतलब होता है छोड़ो, त्यज का मतलब छोड़ो। पुनरायास्यामि माने दोबारा आऊंगा, दोबारा आऊंगा। पुनरेव दोबारा इस तरह, दोबारा इस तरफ। महाशयो माने महापुरुष। ना प्रत्यभिजानासि नहीं पहचानते हो। क्षम्यताम क्षमा करें, क्षम्यताम क्षमा करें। ठीक है, यहां कुछ जो कठिन शब्द होते हैं उनके शब्दार्थों को रखा जाता है, याद रखिएगा। ग्राम्य वराकस्य माने बेचारे गमार को, बेचारे गमार को। समवोचत, समवोचत माने बोला, और त्वादृशः एव माने तुम्हारे जैसे ही। पुरस्कार भाजनानी माने इनाम के योग्य होते हैं। तुम जैसे लोग तो इनाम के योग्य होते हैं, तुम्हें दंड नहीं दिया जा सकता। तुम्हें क्षमा क्यों मांग रहे हो? प्रसंग देखें, इसमें वर्णन क्या है वो और देख ले। इसमें देखें, प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत पाठ्य पुस्तक भास्वती द्वितीय भाग में संकलित अध्याय द्वारिकस्य निष्ठा से उद्धृत है। यहां द्वारपाल द्वारा सन्यासी भेषधारी गौर सिंह को पहचानने व क्षमा मांगने का सुंदर सुंदर वर्णन किया गया है। द्वारपाल के द्वारा यहां क्षमा मांगी गई है और सन्यासी को पहचान लिया गया है जो गौर सिंह के रूप में था। यह वर्णन यहां पर किया गया है। देखें जरा, प्रसंग के बाद सरल अर्थ होगा, एक भावार्थ है जो सरल अर्थ होता है, उसको देखें। तब सन्यासी, तब सन्यासी क्या कहता है? तब सन्यासी, तो छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा नहीं आऊंगा, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। पुनः ऐसा नहीं कहूंगा, दोबारा से मैं ऐसा नहीं कहूंगा। तुम महापुरुष हो, तुम महान हो, दया करो मुझ पर, ऐसा बार बार कहने लगा। सन्यासी द्वारपाल से ऐसा बार बार कहने लगा। और वास्तविकता में जब ऐसे लोग जुड़ते हैं ना, तो चोर जैसे पकड़ जाता है तो ऐसे ही कहता है, दोबारा चोरी नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे पुलिस के पास मत ले जाइए, मुझे मारिए मत, मैं दोबारा से कभी नहीं आऊंगा, इस रास्ते में नहीं आऊंगा। इस प्रकार की बात चोर भी करता है। और सेम वैसे ही कंडीशन गौर सिंह कर रहे हैं इनको, किसको? द्वारपाल को बेवकूफ बनाने के लिए, कि शायद द्वारपाल मुझ पर थोड़ा तरस खा जाए, दया कर जाए और मुझे छोड़ दे, और इसकी जो निष्ठा है वो भंग हो जाए, जो अपने राजा के प्रति इस कर्तव्य है वो इसका क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। और गौर सिंह यही चाहते हैं, ये करता है कि नहीं करता है। लेकिन द्वारपाल अडिग नहीं हुआ, वहां से हटा नहीं, ठीक है ना। और कहता, द्वारपाल तो उसको खींच करके ले जाते हुए चलता रहा, और खींच करके, चल मैं देखता हूं, मुझे बहुत लोभ दे रहा है, सोना दे रहा है, 52 किलो सोना दे रहा है ना, परिष्कृत पारद भस्म दे रहा था कि 52 किलो,
तांबे में अगर स्पर्श करा दोगे तो स्वर्ण बन जाएगा। लोभ लालच भी दे रहा था। इसके बाद दीपक के समीप आकर सन्यासी के द्वारा बोला गया। जब दीपक के पास पहुंच गया तो सन्यासी बोलने लगा, द्वारपाल, अरे द्वारपाल, मुझे नहीं पहचानते हो क्या? मुझे पहचानते नहीं हो? तब दोबारा से ध्यान पूर्वक देखते हुए द्वारपाल ने उसको पहचान लिया। दोबारा ध्यान पूर्वक देखा और उसने क्या है, पहचान लिया। अरे श्रीमान गौर सिंह आर्य, इस बेचारे गंवार के अनुचित व्यवहार को क्षमा करें। मैंने जो आपके साथ अनुचित व्यवहार किया है मुझे क्षमा करें। यह जान करके उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए सन्यासी वेशधारी गौर सिंह बोला। गौर सिंह बोलने लगा, द्वारपाल, मेरे द्वारा तुम्हारी कठिन परीक्षा ली गई है। मेरे द्वारा तुम्हारी बहुत कठोर परीक्षा ली गई है और तुम्हें इस पद पर ठीक ही नियुक्त किया गया है। तुम इस पद के लायक थे, इसलिए तुम्हें नियुक्त किया गया है। तुम्हारे जैसे लोग ही वास्तव में पुरस्कार के योग्य होते हैं, इनाम के योग्य होते हैं। वह दोनों लोगों को जीत लेते हैं। अगर तुम जैसे लोग हों तो संसार पर विजय प्राप्त किए जा सकती है। देखें, दोनों लोगों को जीता जा सकता है। समझ, गौर सिंह ने अब उसकी निष्ठा को पहचान लिया और आगे बढ़ने लगे। यहां पर हमारा पाठ का ये क्या है, पैराग्राफ समाप्त हो जाता है। याद रखिएगा, और क्षमा याचना होती है, यही द्वारपाल की निष्ठा है। अब यहां पर कुछ इसमें पद दिए हुए हैं जो संधियों से संबंधित होंगे, उन पर चर्चा होगी। लिखा हुआ है पुनरायास्यामि, पुनरायास्यामि, पुनः प्लस आयास्यामि, पुनः प्लस आयास्यामि, पुनः प्लस आयास्यामि में देखो ये लिखा हुआ है पुनरा, पुनः प्लस आयास्यामि, आयास्यामि हो गया। अब यहां देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, रा आ गया है बीच में, रा आ गया। तो यहां कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिखेंगे विसर्जनीय से सह। कौन सा सूत्र रहेगा, विसर्जनीय से सह, विसर्जनीय से सह हो जाएगा और इसको सा यहां पर सा आ जाएगा। पुनस क्या हो जाएगा, पुनस प्लस आयास्यामि, आयास्यामि हो गया। अब यहां पर सा के स्थान पर सस जुसो रू सूत्र लगेगा। कौन सा, सस जुसो रू, सस जुसो रू, सस जुसो रू लगेगा। तो यहां बनेगा हमारा पुनरु, पुनरु आयास्यामि, आयास्यामि हो गया। अब ऊ को हटाना है तो उपदेशे अजनुनासिक इत लग जाएगा। यहां उपदेशे अजनुनासिको इत, उपदेशे अजनुनासिक इत लगेगा तो ये बनेगा हमारा पुनर। क्या बन गया, पुनर। अब आयास्यामि जुड़ा है तो इसमें जुड़ जाएगा, आ में जुड़ जाएगा। देखो रा में, रा आधा है तो पूरा हो जाएगा बड़ा आ, और या आयास्यामि, आयास्यामि, पुनरास आयास्यामि। तो यहां हमारी संधि होगी कौन सी, विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी यहां, विसर्ग संधि होगी। समझ में आया, यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है ना अहम, ना प्लस अहम दिया हुआ है, ना प्लस अहम, ना प्लस अहम दिया हुआ है तो निश्चित है कि यहां पर हमारी दीर्घ संधि होने वाली है, अहम, ना प्लस अहम। ठीक, तो यहां आ और यहां आ, ये आ और ये आ दोनों मिलेंगे तो दीर्घ संधि बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र आपको पता है कौन सा होता है, अकह शवर्णे दीर्घा। क्या होगा, अकह शवर्णे दीर्घा, और दीर्घ बन जाएगा तो यहां दोनों को मिला करके आ मिलकर के बड़ा आ बन जाएगा। आ मिलकर के बड़ा आ बनेगा, और यहां हमारा ना में से आ निकल गया है तो ना आधा हो जाएगा और दोनों को मिलाकर के बड़ा आ बनाया गया है। प्लस अहम का आ निकल गया है तो मां, ये हमारा लग गया है। बन गया है कि नहीं बन गया है। तो यहां पर अब इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा बड़ा ना, और यहां होगा हमारा हा और मां, ना हम। ठीक है ना, तो रूप बनेगा हमारा ना हम। तो कौन सी संधि होगी यहां, दीर्घ संधि होगी हमारी। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा महासयोसी। क्या दिया हुआ है, महासयोसी, महासया प्लस असी। तो यहां पर भी आपको विसर्ग संधि की सामना करना पड़ेगा। विसर्ग संधि में उत्त संधि होती है, महोसया, सॉरी महासया प्लस अशी, ये दिया हुआ है।
ठीक है ना, महाशयाः प्लस असि। तो यहां पर सा के स्थान पर उ हो जाएगा और विसर्ग के अंतर्गत एक संधि आती है उत्त संधि। कौन सी संधि आती है? उत्त संधि। और उत्त संधि में यहां हो जाएगा महाशयाः, यहां उ हो जाएगा उ प्लस असि, ठीक है ना। आ और उ मिलकर के दोनों गुण करेंगे तो ये बनेगा महाशय ओ हो जाएगा, महाशयो प्लस असि, ये हो गया है, ठीक है ना। अब ये जब आ उ हो गया है तो यहां उत्त हो गया, आ और उ मिलकर के गुण हो गया तो उत्त संधि के अंतर्गत आ जाता है। अब बस इतना होता है, जब उत्त संधि के साथ में पीछे आने वाला आ जुड़ता है तो वह अवग्रह बन जाता है। देखें ये आ है ना, ये आ आएगा यहां अवग्रह कर लेगा और सी ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा और ये हमारा बन जाएगा महाशयोसी। क्या बन गया? महाशयोसी। तो इसमें संधि होगी हमारी विसर्ग संधि के अंत। पहले तो विसर्ग संधि आप लगा सकते हैं, अगर अंदर से पूछता है तो फिर उत्त संधि आपको लगानी होगी। फिर लिखा है द्वारिका द्वौवारिकस्तु, द्वौवारिकस्तु, तो द्वौवारिकः प्लस तु, यहां पर भी हमारी विसर्ग संधि होगी, द्वौवारिकः, द्वौवारिकः प्लस तु दिया हुआ है, द्वौवारिकः प्लस तु। तो यहां पर भी विसर्जनीय सिस्सा से सा हो जाएगा और ये शब्द हमारा बनेगा द्वौवारिक श प्लस तु। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको जब वर्ण सम्मेलन कृत्य कर देंगे तो बनेगा द्वौवारिकस्तु, बन गया द्वौवारिकस्तु। तो यहां पर भी हमारी सेम विसर्ग संधि रहेगी। कौन सी संधि रहेगी? विसर्ग संधि रहेगी कि नहीं रहेगी? विसर्ग संधि हो गई। अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे उसी क्रम में चल रहे हैं। नयन नेव, क्या लिखा है? नयन नेव, नयन प्लस एव लिखा है, नयन नएव, ठीक है ना, नयन नएव। और यहां ये हमारा ये नयन नएव नहीं होगा, ठीक है ना, ये नयन प्लस एव रहेगा, यहां ये नहीं रहेगा, हमारा हलंत नहीं रहेगा। तो यहां हमारी ये संधि बनेगी नयन नएव, नयन नैव, वृद्धि संधि रहेगी, वो थोड़ा वहां गलत लिखा हुआ है, ठीक। तो ये रहेगा हमारा नयन प्लस एव, नयन प्लस एव लिखा हुआ है। तो यहां से आ और यहां से ए दोनों मिलकर के बनाएंगे क्या? आई, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? आई बनाएंगे। और यहां पर हमारा बनेगा नयन में से आ निकल गया तो हलंत आ जाएगा और आई आ जाएगा इस पर, ठीक है ना। और इसमें आ जाएगा एव का हमारा वा बचेगा केवल, याद रखिएगा वा बचेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ए निकल चुका है, यहां आ निकल चुका है, तो ये हलंत हो गया है और ये हमारा वा बचा है। इसकी मात्रा इस पर लगेगी तो ये होगा हमारा नयन नई, ठीक, और वा जुड़ जाएगा, नयन नईव बन जाएगा, नयन नईव। यहां पर भी यही बनेगा, नयन नईव, ठीक है ना। समझ में आया? यहां हमारी संधि होगी कौन सी? वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। और वृद्धि संधि के अंतर्गत सूत्र हमारा लगता है कौन सा? वृद्धि रादैच, वृद्धि रादैच, वृद्धि रादैच। और एक सूत्र और इसमें काम करता है, वृद्धि रेची। कौन सी? वृद्धि रेची हमारा सूत्र इसमें भी काम करता है, ठीक है ना। अब इसमें दो सूत्र काम करते हैं, वृद्धि रादैच। इसका नियम देखिए थोड़ा सा और देख लें। आ या बड़ा आ के बाद अगर ए या आई आता है तो यहां आई बनता है, और छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ओ या औ आता है, औ आता है तो औ बनता है। ये हमारी वृद्धि संधि का नियम कहता है। तो यहां आ के बाद ए आ रहा था, आ के बाद ए तो आई बन गया था, ठीक है ना। आगे देखें, चलिए आगे देखेंगे उसी क्रम में। ये वृद्धि संधि हो गई, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वृद्धि संधि हुई। वृद्धि संधि के बाद संन्यासिनोक्तम, क्या लिखा है? संन्यासिनोक्तम। यहां हो जाएगा संन्यासिनः प्लस उक्तम। देखें संन्यासिनः लिखा हुआ है, संन्यासिनः, संन्यासिनः प्लस उक्तम, संन्यासिनः प्लस उक्तम लिखा हुआ है। समझ में आ गया होगा आपको। संन्यासिनः प्लस उक्तम लिखा है तो यहां का आ हो जाएगा बड़ा और यहां का उ हो जाएगा। आ के बाद उ आता है तो आप देख लें कि कौन सी संधि बनती है? गुण संधि बनती है। कौन सी? गुण संधि रहती है।
गुण संधि रहेगी और गुण संधि में सूत्र रहेगा आद गुणा। कौन सा? आद गुणा। और कौन सा रहेगा? अदेंग गुणा। कौन सा? अदेंग गुणा। अदेंग गुणा रहेगा। दो सूत्र रहते हैं, वैसे इसका मुख्य रूप से आद गुणा काम करता है। देखें जिसमें लिखा है आ या बड़ा आ के बाद अगर आता है छोटी ई या बड़ी ई, दो में से कोई आती है तो ए बन जाता है, ये गुण संधि कहती है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ऊ आता है, क्या आता है? छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर यहां पर क्या आ जाए? अपना ऋषि आ जाए, छोटी ऋषि हो या बड़ी ऋषि हो तो क्या बनता है? अर बन जाता है। और छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर लिरी आ जाए तो अल बन जाता है, ये हमारी गुण संधि कहती है। तो यहां देखो बड़ा आ के बाद क्या आ गया है? ऊ आ गया है। बड़ा आ के बाद ऊ आया है तो ओ बन जाएगा, तो दोनों को लेकर के ओ बना दिया। चलिए कोई नहीं, ओ बनाने के बाद अब देखते हैं, ये लिखा हुआ है संन्यासिना, संन्यासिना लिखा हुआ है। और संन्यासिन आधा हलंत हो जाएगा क्योंकि आ निकल चुका है और आ और ऊ मिलकर के ओ बन गया है तो बीच में लिख देंगे। और उक्तम में से ऊ निकल गया है तो आधा का और ता और मा आ जाएगा। ठीक है ना? यहां तक समझ में आया। ओ को इसमें जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा सन्यासीनो और ओ जुड़ जाएगा तो नो और कितम जुड़ जाएगा सन्यासिनोक्तम, बन गया ना सन्यासिनोक्तम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सन्यासिनोक्तम के बाद वो क्या कह रहे हैं? इसमें संधि अगर देखें तो हमारी गुण संधि हो गई, सूत्र आपको पता चल गया, नियम हो गया। आगे दिया हुआ है पर्यचिनोति, परि प्लस अचिनोत, पर्यचिनोत। यहां पर भी बहुत अच्छी संधि है हमारी, यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि है, पर्यचिनोत। यहां देख लें, ये लिखा हुआ है परि प्लस अचिनोत। क्या लिखा है? अचिनोत दिया हुआ है, पर्य प्लस अचिनोत। तो यहां हमारी संधि होगी, पहले पद में हमारी पा और रा के में से ई को निकाल लिया और अचिनोत यहां ज्यों का त्यों रहेगा। इतना अगर आप समझ गए होंगे तो यहां समझ गए होंगे आप कि कौन सी संधि होगी? यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। और सूत्र होगा हमारा इको यणचि। कौन सा होगा? इको यणचि। इको यणचि सूत्र होगा। और इको यणचि सूत्र हमारा कहता क्या है वो जरा देखें। वो कहता है कि एक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार होता है। एक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार होता है, लेकिन कैसे? ई, उ, ऋषि और लिरी ये इसमें आते हैं। इनके स्थान पर या, वा, रा और ला इन वर्णों को करना होता है। ये एक प्रत्याहार के वर्ण है, ये यण प्रत्याहार के वर्ण है। अगर ई दिख जाए तो या कर दो, ऊ दिख जाए तो वा कर दो, ऋषि हो तो रा कर दो, लिरी हो तो ला कर दो। ये नियम है यण संधि का। इसे देखें तो पा और रा में से ई निकाल लिया था तो ई के स्थान पर या कर दिया है। ये तो आप समझ गए होंगे, ई के स्थान पर या कर दिया यण संधि के आधार पर। और आचिनोत जोड़ दिया। आचिनोत आपको थोड़ी मैं बता दूं कि एको यणचि जो सूत्र है वो क्या कहता है? एक के स्थान पर यण आदेश हो लेकिन बाद में स्वर होना चाहिए। तो यहां देखो स्वर दिया हुआ है आ, बाद में स्वर होना चाहिए उसके जस्ट बाद, तो यहां स्वर भी है। अब यहां इसको हम जोड़ेंगे जब तो रा हमारा आधा है और या के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आधा रा बीच में रह ही नहीं सकता। या तो वो किसी वर्ण के नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, या तो कैसे ऐसे ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। ठीक है ना? ये दो तीन प्रकार से हमारा रा जाता है। तो पर्य बन गया, लेकिन अभी हमारा या आधा का आधा ही रहेगा, क्योंकि व्यंजन के व्यंजन मिलता है तो पूर्ण नहीं होता है व्यंजन, लेकिन पीछे से स्वर आएगा तो पूरा हो जाएगा। आ जुड़ जाएगा इसमें तो आ यहां से हट जाएगा। अब चिनोत बचा तो चिनोत को यहां लिख दो, चिनोत को यहां लिख दो। ठीक है ना? अब क्या बन गया है आप खुद देख लीजिए, क्या लिखा है? पर्यचिनोत। वहां पर भी लिखा होगा पर्यचिनोत। समझ में आया कि नहीं आया? आप बताते जाइए,
अगर आपको समझ में ना आया हो तो फिर मैं और प्रयास करूं। वैसे ये पूर्णतः मैंने बहुत आराम से आपको ये सारी चीजें बतलाई हैं और समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। आप 2-3 बार रिवाइज करके उसको बार बार करके रिवाइज करके देखोगे, आपको एक एक चीज बन जाएगी। चाहे कितनी भी कठिन यण संधि आ जाएगी, चाहे कोई भी संधि आ जाए, आप तो बस पढ़ते रहेंगे, आपसे सारी चीजें बनती रहेंगी, ठीक है ना। इसके बाद दिया हुआ है तद तदवधार्य, तद अवधार्य, तद प्लस अवधार्य, तत् धन अवधार्य लिखा हुआ है, तत् प्लस अवधार्य, ये लिया हुआ है तत् प्लस अवधार्य, तत् प्लस अवधार्य दिया हुआ है ना। तो अवधार्य में अब देखें यहां व्यंजन आ गया, पहले पद में व्यंजन है, तो ये तो निश्चित हो गया कि व्यंजन संधि है। व्यंजन मतलब हल संधि है, संस्कृत की हल संधि है। अब उसके अंतर्गत भी, हल संधि के अंतर्गत भी एक संधि होती है जिसे हम कहते हैं जस्त्व संधि। जसत्व संधि होती है, इसका सूत्र होता है झलाम जसो झसी, झलाम झस झसी, और इसका एक और सूत्र होता है झलाम जसो अंते। कौन सा? झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते, ये हल संधि है हमारी, ठीक है ना। झलाम जसो अंते, ये दोनों सूत्र कहते हैं कि झलों के स्थान पर जस आदेश हो लेकर बाद में स्वर हो। ये कहता है झलों के स्थान पर जस आदेश हो लेकिन झस परे हो। ये प्रत्याहार है, झल जस झस। अभी प्रत्याहार पढ़ाऊंगा तो ये भी आपको समझ में आएंगे। तो यहां पर बात करते हैं कि यहां जस्त संधि कैसे लगेगी। जस्त संधि का मतलब होता है जब गण दस, जा ब ग अड़ा द, ये हमारे जो वर्ण हैं, ये हमारे पांचों वर्ग हैं। कौन कौन से? का, चा, टा, ता, पा। इसमें ये हमारे वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। इसके वर्ण होते हैं 5, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, मा। ये आपने देख लिया, ये 25 वर्ण है, स्पर्श वर्ण है। अब देखें जा तीसरा अक्षर, बा तीसरा अक्षर, गा तीसरा अक्षर, अड़ा, डा तीसरा अक्षर, दा तीसरा अक्षर, मतलब सभी वर्गों के तीसरे तीसरे वर्ण है ना। तो तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ता वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? ता का तीसरा अक्षर दा, तो यहां ता वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा क्या? दा, और ये अवधार्य लिखा हुआ है, अवधार्य। बात समझ में आई? जस्तु का मतलब क्या होता है? एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन। ब्लैक से टिकट बिकती है ना, एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन, वही एक का तीन। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। समझ में आया? हाँ। अब देखें तद हो गया, अब इस आ को इसमें मिला दो तो ये पूरा हो जाएगा। आ मिला गया तो मतलब यहां से चला गया। अब हमारे पास बचा क्या है? बधार्य, तो इसको इसमें जोड़ दो, तद बधार्य, तद बधार्य लिख गया। और आप पद देख लीजिए यहां क्या लिखा हुआ है, देखें जरा स्क्रीन पर क्या लिखा है? तद बधार्य लिखा है कि नहीं लिखा? तद बधार्य, ये हमारा पद बनेगा। तो इसमें संधि कौन सी होगी? जस्त संधि होगी, होगी कि नहीं होगी? तो ये सारी चीजें अगर देखो अच्छे से जानना है तो एक एक चीज को थोड़ा सा विलंब तो लगेगा। अगर कोई चीज जैसे शॉर्टकट में देखना हो, मैं सीधा सीधा कहूं ताकि स्थान पर दा हो जाता है। जैसे हिंदी में नियम लिखा ना कि अगर पहले पद में ता हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या कोई स्वर होता है तो ता वर्ग के स्थान पर दा वर्ग दा हो जाता है और खेल खत्म। नहीं, संस्कृत ऐसा नहीं है। संस्कृत कहती है प्रमाण करके दिखाओ, प्रमाणित करके दो कि किस प्रकार से यहां दा किया गया है। तो प्रमाणित करने के लिए झलाम जस झसी सूत्र लगाया, झलाम जसो अंते लगाया, और ये उनके सामने लगा दिया है कि जब गण 10, ये जा ब गड़ा दा, ये हमारे जस प्रत्याहार में आते हैं, ये झल प्रत्याहार में आ जाते हैं दूसरे वर्ण, और ये इसमें झस प्रत्याहार में आते हैं हमारे दूसरे वर्ण, ये वर्ण है। तो इन सारों को खोजने के लिए देखिए थोड़ा बहुत प्रयास अगर हम देखें अच्छे से करेंगे तो सारी चीजें बनती जाएं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, उसी क्रम में आगे चलेंगे।
देखिए जरा आगे, ये संधियां हमारी पूर्ण यहां पर हुई और इसके बाद अभी हमारे रह गए हैं पद परिचय, जिसे हम शब्द रूपों पर आधारित लेकर के आए हैं। ज्यादा नहीं है, 2 ही है। देखिए जरा इनको, पद परिचय आप समझ रहे होंगे, इंट्रोडक्शन, हर शब्द का एक पूर्ण परिचय होता है, ये कहां से आया है, कैसे आया है, इस कहां से लेकर के आए, तो उस पर ये चर्चा होती है। एतस् से लिखा हुआ है, इदम शब्द का रूप है, इदम, और ये एतस् षष्ठी, ये इदम पुल्लिंगवाची शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में हमारा रूप बनेगा, बिल्कुल राम के समान बनता है, ठीक है ना। अब पृष्ठे, पृष्ठे हमारा पृष्ठ शब्द लिखा हुआ है, ये भी राम के समान रूप बनेगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है पृष्ठे, जैसे रामे वैसे ही पृष्ठे। समझ में आया, पृष्ठे माने पीठ पर। चलें आगे देखें, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होगी, ये रूप है। पद परिचय अब धातु रूपों पर आधारित होंगे, धातु मतलब क्रिया रूपों पर आधारित होंगे। पद परिचय कैसा पद परिचय होगा, धातु रूपों पर आधारित, जो आगे चल करके हमें ये सारी चीजें बताएगा। देखें जरा, इसमें लिखा हुआ है आयास्यामी, क्या लिखा हुआ है, आयास्यामी, और आयास्यामी का मतलब यहां दिया हुआ है कि आ प्लस या धातु है, लृट लकार भविष्यकाल है, उत्तम पुरुष है, एक वचन में बना हुआ है आयास्यामी। जब उसने कहा था कि मैं दोबारा अब यहां नहीं आऊंगा, ऐसे कहा था ना, तो दोबारा यहां नहीं आऊंगा तो आयास्यामी बन गया। अब आयास्यामी में उसने आ उपसर्ग लगा दिया है और या धातु है, और श्यामी, आमी आवाह आमा, इश्यामी इश्यावा इश्यामा आविश्यामी, तो लृट लकार है, भविष्य काल है, क्या है ये, भविष्य काल का रूप है लृट लकार, और उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया है आयास्यामी, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, दयस्व लिखा हुआ है, दय धातु है, लोट लकार है, आज्ञार्थक, आज्ञा देने के लिए, मुझ पर दया करो, दयस्व मुझ पर दया करो, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, दयस्व मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, और लोट लकार आज्ञार्थक का रूप है, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर उसने कहा प्रत्यभिज्ञा जानासी, तो ये भी आप देख लेना कि ये भी मध्यम पुरुष का ही रूप है, प्रति उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है ये। लेकिन यहां पर आपकी यण संधि लगेगी, प्रति धन अभि के बीच में या आ गया है, तो देखो यहां यण संधि लगेगी, प्रत्यय, प्रत्यय बन जाएगा, और यहां पर अभिज्ञा, अभी जुड़ जाएगा, प्रति अभिज्ञा, ज्ञा जानासी, ज्ञा धातु से जानासी बनता है, और मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। ज्ञा धातु के रूप चलेंगे तो जानासी, जानाति, जानंती ऐसे बनता है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लें, अगर इतना अगर समझ में ना आया हो तो यहां मैं बता दूं कि प्रत्यय अभिज्ञा कैसे बनेगा, प्रति, प्रति प्लस अभी लिखा हुआ है, अब यहां ई के स्थान पर यण कर दोगे तो प्रा ता और ई हो, ई के स्थान पर या हो जाएगा, और आ अभी बन जाएगा, इतना। अब इसको जोड़ देना तो ये बन जाएगा प्रा आधा ता या और आ जुड़ जाएगा और भी, प्रत्यभि, तो ये बन गया ना प्रत्यभि, प्रत्यभि बन गया इतना। तो फिर ज्ञा धातु से जानासी का रूप चल गया, तो ये बन गया है, यण संधि के आधार पर यहां बन जाता है। फिर लिखा है पर्यचिनोत, क्या लिखा है, पर्यचिनोत, परि उपसर्ग है, ची धातु है, चुनने के अर्थ में, जानने के अर्थ में, तो लंग लकार है, भूतकाल में, भूतकाल में है, और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है पर्यचिनोत, तो ये लंग लकार भूतकाल में बोध करेगा, तो परि उपसर्ग यहां पर भी यण संधि का रूप धारण होगा, और ई के स्थान पर या हो जाएगा यहां पर भी, ठीक है ना। आगे देख ले, यहां दिया हुआ है क्षम्यताम, क्या दिया है, क्षम्यताम, क्षम धातु है, क्षमा करने के योग में, कर्मवाच्य की क्रिया है, और आत्मने पद में पहुंच जाती है, इसलिए लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा क्षम्यताम। याद रखना, कर्मवाच्य का मतलब है आत्मने पद में पहुंचना, और बीच में इट का या आगम हो जाता है बीच में। समवोचत, समवोचत का मतलब सम उपसर्ग है, वच धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो सम उपसर्ग और वो है तो समवोचत, सम पूरा हो जाएगा, और वच धातु से यहां क्या हो जाएगा, और सम उच्चत हो जाएगा, और गुण हो जाएगा तो समवोचत हो जाएगा, समवोचत लंग लकार में बन जाएगा, भूतकाल में समवोचत। फिर लिखा है विजयंते, फिर विजयंते में भी उपसर्ग है, जी धातु जीतने के अर्थ में होती है, जी धातु काय के अर्थ में, जीतने के अर्थ में होती है, और लट लकार है, वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक बहुवचन में रूप बनेगा विजयंते, ठीक है ना। विजयति, विजयते, विजयता, विजयंती, इस प्रकार से रूप बन जाएगा हमारा जी धातु जीतने के अर्थ में,
ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, पद परिचय धातु रूपों पर आधारित चल रहे हैं, याद रखना आपने, ठीक है। आगे देखेंगे तो अनुचित व्यवहारा क्या दिया हुआ है, अनुचित व्यवहारा। अनुचित व्यवहारा के आधार पर इन्होंने समास पूछा है, अनु उपसर्ग लगा है तो अनुचित शब्द पूरा लिखा है व्यवहार, अनुचितः व्यवहारा कर्मधारय समास। व्यवहार कैसा है, अनुचित है। व्यवहार कैसा है, अनुचित है। और अनुचित व्यवहार जहां विशेषण और विशेष की बहुलता को दर्शा दिया जाए वहां पर कर्मधारय समास हो जाता है। अनुचित व्यवहार को दर्शाया उन्होंने और बोल दिया कि व्यवहार कैसा है, अनुचित। तो विशेषण विशेष बहुलम कर्मधारय, ये कर्मधारय समास का सूत्र है कि जहां पर विशेषण और विशेष की बहुलता को दर्शा दिया जाए वहां कर्मधारय समास होता है। फिर उन्होंने कहा है पुरस्कार, पुरस्कार भाजनानी, पुरस्कारस्य भाजनानी, तुम तो पुरस्कार इनाम देने के योग्य हो, तो पुरस्कार देने के योग्य हो, पुरस्कार इनाम देने के योग्य हो, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ, ठीक। पुरस्कारस्य पुरस्कार के, ठीक है ना, और भाजनानी माने इनाम की, भाजन करने के योग में हो तो यहां पर हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रत्यय दिए हुए हैं, प्रत्यय देख लेंगे। प्रत्यय पर उन्होंने कैसी चर्चा की है, देखें। नयन शब्द दिया हुआ है, नी धातु है, सत्री प्रत्यय है, नी से नय धातु लेने के अर्थ में होगा नयन, नी से बन जाएगा हमारा नय और हमारा सत्री से हो जाएगा अन। देखें, नी धातु से नय बनेगा और सत्री का अत, सा की संज्ञा, री की संज्ञा, तो अत शेष बचेगा, अत का हो जाएगा अन, और यहां हमारा सीधा सीधा पद बन जाएगा नयन। क्या बनेगा, नयन। ये बन गया है नयन, ले जाने के अर्थ में होता है हमारा, नी धातु ले जाने के अर्थ में होती है। फिर लिखा है प्रचलिता, प्र उपसर्ग है, चल धातु है, कित प्रत्यय है, इट का आगम होकर के प्रचलिता बन जाता है, प्रचलित बनता है। प्र उपसर्ग है, चल धातु है, चल धातु है और कित प्रत्यय है, ठीक है ना। तो प्र उपसर्ग हमारा लग जाएगा और चल हमारा रहेगा और बीच में इट का आगम हो जाएगा, इट का आगम होगा, कित प्रत्यय में का की संज्ञा और ता हमारा शेष रहेगा। और इसमें हम जब मिलाएंगे तो प्रा चा ला आधा है तो ई हमारा इसमें लग जाएगा, टा की संज्ञा, तस्लोपा सिलोप और ता जुड़ जाएगा प्रचलित और रूप चल जाएगा प्रचलिता बनेगा। आगे देखेंगे, फिर लिखा हुआ है आगत्य, आ उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय से आगत्य बनेगा। देखें जरा, आ उपसर्ग दिया हुआ है और गम धातु है, क्या है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। अब यहां पर भी देख लें, लकार की लसक को तद्धिति से, पा की हमारी हलंत्यम से और तस्लोपा से लुप्त, तो यह हमारा शेष रहेगा। गम धातु से गत बनेगा, गम धातु से गत बनेगा और आ हमारा उपसर्ग आ जाएगा, और आ को जोड़ेंगे, गा और ता को आधा कर देंगे क्योंकि हलंत है और या जुड़ जाएगा तो आगत्य बन गया, तो सीधा सीधा हमारा आगत्य बन जाएगा। आगे देख लेंगे, उसी क्रम में हमारा दिया हुआ है अगला, क्या लिखा हुआ है, वक्तम। क्या लिखा हुआ है, वक्तम, यहां वक्तम रहेगा, ठीक है ना। तो वक्तम में वच धातु है और कित प्रत्यय है, तो यहां पर भी देखें वही होगा हमारा वच धातु, वच धातु और कित प्रत्यय, वक्ता बनेगा फिर वक्तम बन जाएगा। कित धातु से का की वो कित प्रत्यय में का लसक को तद्धिति से का की संज्ञा और ता शेष रहेगा, और हमारा वच धातु से क्या बन जाएगा, देखें चा है यहां तो चा के स्थान पर हमारा चोह कु सूत्र से चा वर्ग के स्थान पर का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। चा के स्थान पर का होगा तो यहां बक बन जाएगा, और हम दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा वक्त। क्या बनेगा, वक्त, लेकिन रूप बनेगा वक्ता, वक्ता, वक्तारम। क्या बनेगा, वक्तम, वक्ता, वक्ता, वक्तम, इस प्रकार से रूप बनेगा। तो यहां वक्तम लिखा है तो यहां वक्तम बन जाएगा वच धातु से, ठीक है ना। ये पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का, ये नपुंसक का है, ठीक। चलें आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है हमारा निरीक्षमाणा, निर उपसर्ग है, ईक्ष धातु है और सानच प्रत्यय है, तो यहां पर भी हमारा बन जाएगा निरीक्षमाणा। निर उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, निरीक्ष, और फिर क्या है, माणा, सानच प्रत्यय, क्या है, सानच प्रत्यय। फिर यहां वही हमारा रहेगा, देखिए निर में रा है, रा आधा है तो ई मिल जाएगा, तो ये निरी और छा जुड़ जाएगा तो निरीक्ष बन गया। और देखिए यहां सानच प्रत्यय है तो सान में सा की संज्ञा और चा की संज्ञा, लसक को तद्धिति और हलंत्यम से संज्ञा और आन शेष बचेगा,
आन शेष रहेगा, आन का हो जाएगा मान, आन का हो जाएगा क्या, मान, और हमारा शब्द बन जाएगा, देखिए ये छा हमारा पूरा हो जाएगा जब इसमें मिलेगा, तो ये बनेगा हमारा निरीक्ष, निरीक्ष मान। क्या बन गया, निरीक्ष मान। अब निरीक्ष मान तो बन गया, लेकिन अट को पिबांग नुम मव्य वायोपी से यहाँ अट का व्यवधान होने पर नकार को क्या हो जाएगा, अणाकार हो जाएगा और रूप चल जाएगा निरीक्षमाणा, निरीक्षमाणा, निरीक्षमाणम। इस प्रकार से रूप चलेगा तो ये हमारा निरीक्षमाणा बन जाएगा। अवधार्य दिया हुआ है, अवधार्य में देख लीजिए थोड़ा सा, अव प्लस ध्री प्लस ल्यप प्रत्यय दिया हुआ है। देखें जरा, अव प्लस ध्री प्लस ल्यप दिया हुआ है, अव उपसर्ग है। अब यहां धा में से क्या निकालेंगे हम, ऋषि को निकाल लेंगे और हम क्या करेंगे, ल्यप प्रत्यय जोड़ देंगे, ल्यप। तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, यहां दीर्घ वृद्धि हो जाएगी, री को आर हो जाएगा, री को क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, धा आधा रहेगा, री को आर हमारी वृद्धि हो जाएगी, और ल्यप में लकार की पकार की संज्ञा हो जाएगी, और तत्सलोपा से लोप होकर के केवल या शेष रहेगा। अब इसको इससे मिलाओ, अब धा आधा है तो आ मिल जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, और या जुड़ जाएगा, रा ऊपर पहुंच जाएगा, अवधार्य बन गया ना, अवधार्य। देखें जरा, अवधार्य बन गया है। आगे उसी क्रम में चलेंगे, आगे देखते चले। फिर दिया हुआ है नियुक्ता, क्या दिया हुआ है, नियुक्ता। नि उपसर्ग है, युज धातु है और कित प्रत्यय है, तो नियुक्ता बन जाएगा। यहां पर जा के स्थान पर चा होकर के का बन जाएगा और नियुक्ता हमारा बन जाएगा। परीक्षिता बना है, परि उपसर्ग ईक्ष धातु है, ईक्षित, ईक्षित, ठीक है ना, ईक्ष धातु है और कित प्रत्यय है, इट का आगम होकर के यहां परीक्षिता बनेगा। ईक्ष धातु है ना कि ई, ठीक है ना, यहां ईक्ष धातु रहेगी और सीधे सीधे बन जाएगा परीक्षिता। देखिए ऐसे, परि प्लस ईक्ष, ईक्ष प्लस कित प्रत्यय, देख लीजिए। और यहां देखें पा और रा में से ई को निकाला और ईक्ष का ई, दोनों मिलकर के यहां बड़ी ई बनाएंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी। यहां दीर्घ संधि, छा आ गया और छा के बाद इट का आगम होकर के और कित प्रत्यय का ता शेष रहेगा, इसको हटा दिया इत संज्ञा करके, ई इसमें हो जाएगा तो ई इसमें मिल जाएगा, ये हमारा पूरा हो जाएगा, और ता बचेगा तो इसमें जुड़ जाएगा परीक्षिता, रूप चल जाएंगे परीक्षिता, ठीक है ना, ये परीक्षिता बन गया है। देखिए साधारणतः अभी इनमें बहुत सारी प्रोसेस है जो आपको यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ, जब प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। यहाँ तो केवल शॉर्टकट में आपको केवल एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये कैसे बनेगा, ठीक। इसमें आप सोच रहे होंगे इनमें भी सूत्र लगते हैं, इनमें जो मैं सूत्र नहीं लगा रहा हूं, किस सूत्र के द्वारा यहाँ क्या परिवर्तन हुआ है, किस सूत्र के द्वारा इट का आगम होगा, किसके सूत्र के द्वारा सुट का आगम होगा, किस में इट का और उट का आगम होगा, नुट का आगम होगा, किस में वृद्धि होती है, किस में दीर्घ होता है, ये सारी चीजें अब देखिए पढ़ने पर, ये जब चैप्टर हो तो इस पर ज्यादा अंदर जाने में बड़ा मजा आता है। आगे देखेंगे प्रत्यय के बाद दिया हुआ है गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, गद्यांश को पढ़ करके क्या देना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। गद्यांशम, गद्यांश को पठित्वा माने पढ़ करके, प्रश्नान माने प्रश्नों के, उत्तरत माने उत्तर दो। गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दो। एक पदेन उत्तरत, क्या दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरत। कहा पुनः ना आयासी, एक पद के द्वारा उत्तर देना, कहा पुनः ना आयासी, कौन दोबारा नहीं आया, आयास्याति, आयास्यामी, मैं कौन पुनः, कौन दोबारा नहीं आएगा, ऐसा यहां आयास्यामी होना चाहिए, श्यामी, ठीक है ना, कौन दोबारा नहीं आएगा, सन्यासी ने ऐसा कहा था, ठीक है ना, आयास्यामी होगा यहां, आयास्यति नहीं, ठीक है ना, आयास्यति, कौन दोबारा नहीं आता है, ठीक है ना, सन्यासी, सन्यासी कहता है कि मैं दोबारा यहां नहीं आऊंगा। कहा महाशया कथिता, कहा कौन महाशय कहते हैं, कौन महाशय कहते हैं, द्वारिका, महाशय किसको कहा है, द्वारपाल को कहा है, महाशय आप महान पुरुष हो, आप महापुरुष हो और मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं दोबारा नहीं आऊंगा, मैं दोबारा से ऐसी बात नहीं करूंगा, ऐसा सन्यासी निवेदन कर रहा था द्वारपाल से। तो महापुरुष हो आप, ऐसा सन्यासी के लिए, सन्यासी ने किसके लिए कहा था, द्वारपाल के लिए कहा था। आगे देखेंगे, सन्यासी वस्तुतः कह भवति, सन्यासी वस्तुतः का भवति, सन्यासी वस्तुतः माने वास्तव में
कौन होता है? सन्यासी वास्तव में कौन होता है? तो वहां पर बताएं, सन्यासी वास्तव में उसका नाम वैसे कौन था? वो वास्तव में गौर सिंह था। वहां सन्यासी का तो छद्म वेश धारण करके आया हुआ था। छद्म वेश का धारण, भवती जो रूप बना हुआ है भू धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है भवती। क्या है? भवती, भवतः, भवंती, भवती, भवतः, भवंती, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है ना? यहां भवती, भवता, भवंती, भवसी, क्या बनेगा? भवसी, भवथः, भवथ, भवथ बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां बनेगा भवामी, भवावह, भवावह, भवामह, भवामह बनेगा कि नहीं बनेगा? भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवता, भवत, भवामी, भवावा, भवामह, इस प्रकार से रूप चलते हैं। ये आपको सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। बहुत सारे लोगों से ऐसा नहीं है, बनते भी हैं, ठीक है ना, लेकिन ये पढ़ने पड़ेंगे अपने को। ये जो का बना है ये प्रथम पुरुष का लगा हुआ है, किम का रूप लगा हुआ है, सर्वनाम है। किम माने क्या, ठीक? तो कहा प्रथमा विभक्ति, तो गौर सिंह, इसमें भी प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। याद रखिएगा, इसमें भी उसने प्रथमा विभक्ति लगा दी है। क्यों? क्योंकि गौर सिंह में प्रथमा लगी है, का में भी प्रथमा विभक्ति लगी है। तो जिस प्रकार से प्रश्न निर्माण किया जाता है जिस पद से, उसी पद में उसका आंसर दिया जाता है। इसीलिए कहा में प्रथमा लगी है तो गौर सिंह में भी यहां क्या लगेगी? प्रथमा विभक्ति ही लगेगी। आगे देखेंगे, उसी क्रम में दिया हुआ है दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है कस्य अनुचित व्यवहारम क्षम्यता। कस्य माने किसके द्वारा या किसने अनुचित व्यवहार किया है, किसके अनुचित व्यवहार से किसने क्षमा मांगी थी, किसने क्षमा मांगी अनुचित व्यवहार के लिए, आप बताएं। तो किसने मांगी थी? द्वारपाल ने। द्वारपाल कह रहा था कि मुझ जैसे ग्राम में वराकस्य, मुझ जैसे ग्राम इस गंवार को क्षमा कर दीजिए जो मैंने आपको अनुचित व्यवहार की दृष्टि से देखा है। अनुचित व्यवहार आपसे किया है, किससे? गौर सिंह से। क्योंकि जब वह दीपक के पास आता है तो पुनः जब गौर सिंह को देखता है, उस सन्यासी को देखता है तो पहचान जाता है। क्योंकि वो कहता है कि मुझे पहचाना नहीं है क्या द्वारपाल? तो जब वो पहचान जाता है तो वो कहता है आर्य मम क्षम्यताम, मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे इस अनुचित व्यवहार को, क्योंकि मैं तो ग्रामीण गांव का गंवार हूं और मुझे क्षमा कर दीजिए। तो अनुचित व्यवहारम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, कस्य में षष्ठी विभक्ति, तो यहां पर भी षष्ठी विभक्ति लगाई गई है आंसर के रूप में। जिस पद में प्रश्न पूछा जाएगा उसी विभक्ति के आधार पर आंसर देना होता है, तभी आप परीक्षा में, आपको बहुत फिर भी पता है, अगर परीक्षा में आपको पता है कि ये गांव का गंवार कहा गया है, लेकिन अगर यहां कस्य लगा है और आपने यहां लिख दिया है ग्राम में बरा कहा, तो आपका प्रश्न गलत। क्योंकि यहां ग्राम बराकस से ही लिखना पड़ेगा, षष्ठी की जगह षष्ठी ही लगानी पड़ेगी और प्रथमा की जगह प्रथमा लगाना पड़ेगा। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है परीक्षा में बैठ करके। आना देखिए अलग बात होता है, लेकिन सिस्टम से और कुछ नियम के तरीके से प्रश्नों को हल करना अलग होता है, जो परीक्षाओं में हमें जो नंबर दिलाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, नंबर चाहिए तो एक एक चीज पर आपको काम करना होगा। उससे काम करेंगे तभी आप क्या क्षम्यताम है। यहां पर भी देखिए ये हमारी कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है, लट लकार प्रथम पुरुष की, क्षम्यताम प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया। ठीक है, यहां दिया हुआ है पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो, पूर्ण वाक्य के द्वारा क्या दो? उत्तर दो। तो पूर्ण वाक्य के द्वारा जो उत्तर होगा वो देख लीजिए क्या है। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर देना है कैसे? दीपस्य समीपम आगत्य, दीप के समीप आकर, दीपस्य माने दीप के, षष्ठी विभक्ति लगी है ना, तो दीप के समीपम आगत्य माने समीप आकर के, दीप के समीप आकर के, सन्यासिना माने सन्यासी के द्वारा, किम माने क्या, उक्तम माने कहा गया। अब यहां पर देख लें, यहां तृतीय विभक्ति लगी है, सन्यासिना, सन्यासिना तृतीय विभक्ति का एक वचन, समीपम, समीपम में द्वितीय और आगत्य में समीप में आकर, दीपस्य में षष्ठी विभक्ति, दीप के समीप आकर के, सन्यासिना माने सन्यासी के द्वारा, किम माने क्या, उक्तम माने कहा गया। सन्यासी के द्वारा क्या कहा गया? काय में आकर के? दीप के समीप आकर के। तो उसने कहा था कि दीप के समीप आकर के, क्या द्वारपाल मुझे पहचाना नहीं? सन्यासिना उक्तम, सन्यासिना उक्तम यत द्वारिका,
यत द्वारिक, क्या द्वारपाल, ना माम प्रत्यभिज्ञा जानासीति, मुझे नहीं पहचाना। कहा था ना, देख क्या कहा था कि मुझे पहचाना नहीं, क्या यही कहा था। आगे देखें, सन्यासी रूपः गौरसिंगा किम वोचत, किम वोचत, सन्यासी रूप में गौर सिंह ने क्या कहा, सन्यासी रूप में, सन्यासी रूप के द्वारा कि उसने क्या कहा कि गौर सिंगा अवोचत, गौर सिंह ने कहा कि यत द्वारिका, जो द्वारपाल है, मया दृढ़म परीक्षोसी, मेरे द्वारा तुम्हारी कठिन परीक्षा ली गई है, यथा योग्य यो पदे नियुक्तोसी, तुम इस पद के लिए क्या हो, योग्य हो, तुम इस पद के लिए योग्य हो और इसी पद के लिए नियुक्त तुम्हें किया गया था, तुम इस पद के नियुक्त होने के योग्य हो, यह कहा गया था। यहाँ यथा युग में अव्यय अव्यय भाव समास हो गया, पदे में सप्तमी विभक्ति, नियुक्त उसी में हमारी संधि होगी विसर्ग संधि, ठीक है ना। मया तृतीया का रूप लगा हुआ, परीक्षितोसी में भी हमारी विसर्ग संधि लगी हुई है। आगे देखेंगे, आगे उसी क्रम में दिया हुआ है निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार, जो नीचे निर्देश दिए हुए हैं उसके अनुसार उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ, उचितम इत्यस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, उचितम शब्द, जो उचितम है यहां पर पूरे पैराग्राफ में विलोम पद कौन सा यहां प्रयोग किया गया है, उचितम, अनुचितम, उचितम, अनुचितम व्यवहारेण दिया था ना, अनुचितम व्यवहारेण, मेरे इस अनुचित व्यवहार के लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ जैसे गमार को, तो अनुचित का उचित हमारा विलोम हो जाएगा। फिर दिया हुआ है अनेक बारम इत्यस्य इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, अनेक बारम, अनेक बार के लिए यहां पर किस पद का प्रयोग किया गया है, अनेक बार के लिए, मैं बार बार यहां नहीं आऊंगा, तो बहुधा, बहुधा शब्द यहां प्रयोग किया गया है अनेक बार के लिए, ठीक है ना। यहां देखिए ये अर्थ के लिए प्रयोग किया गया, यहां विलोम शब्द पूछा गया, फिर लिखा आकथयत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, आकथयत जो क्रिया दी हुई है उसका कर्ता कौन है, किसके लिए ये आकथयत कहा गया था कि आकथयत, किसने कहा था बताओ जल्दी से, किम अत्र कर्तृपदम किम अत्र, यहां पर कर्ता कौन है, तो सन्यासी ने, सन्यासी आकथयत, सन्यासी ने कहा, सन्यासी ने कहा, सन्यासी आकथयत, तो सन्यासी ने कहा, तो सन्यासी कौन है, कर्ता कहलाएगा, जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है वही तो कर्ता कहलाता है, तो सन्यासी के द्वारा कहा गया यही आकथयत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देख ले, समझ में आ गया, ये हमारा अनुवाद भाग पूरा हो गया है, 5 कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्द हम आपके लिए यहाँ पर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, तो इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आएंगे, इसका कंप्लीट चैप्टर भी आपके लिए लेकर के आएंगे और एमसीक्यूज वगैरह भी आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आएंगे। तो आप लोग भी तैयार रहिएगा, बहुत अच्छे से इस पार्ट का एक बार रिविजन कर लीजिएगा, मैं तो आपको कंप्लीट चैप्टर के साथ रिविजन कराऊंगा ही, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि चाहे आप हिंदी मीडियम हो, सीबीएसई, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप हमारे मध्य प्रदेश बोर्ड से ही क्यों ना हो, आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपकी चिंता के लिए हमेशा तत्पर खड़ा हुआ है और योग्य शिक्षकों के द्वारा उच्च क्वालिटी की शिक्षा यहां प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप लोग भी याद रखें कि अगर अच्छे से शिक्षा आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन मैं नए विद्यार्थियों के लिए, हमारे नए भाइयों के लिए, नए परिवार के सदस्यों के लिए एक बात जरूर कहूंगा कि अगर उन्हें पता नहीं है कि नए वीडियो की अपडेट कैसे मिलेगी, तो वो लाइक शेयर कमेंट करते रहें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से नए वीडियो की अपडेट आपके स्क्रीन पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। हाँ, और जिनको ये पता नहीं है कि यहां पर नोट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तो ई बुक्स और ई नोट्स के माध्यम से यहां पर नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएंगे तो आपको संपर्क करें, आपको यहां से क्या है नोट्स भी मिल सकते हैं। और हमारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा रहेंगी और मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपके साथ हमेशा तत्पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।